वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका कुह इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में और मैं वही प्राज्ञ शर्मा। आज आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल कहो या फिर कहो इंडेफिनिट, दोनों का मतलब एक ही होता है, सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। तो लेट्स स्टार्ट टू लर्न व्हाट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट कि फ्यूचर इंडेफिनिट को परिभाषित किस प्रकार किया जाता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को डिफाइन करने के लिए अपन कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, किसी ऐसे कार्य को बताने के लिए विच हैज नॉट अकर्ड, जो अभी तक नहीं हुआ है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किसी ऐसे एक्शन को, किसी ऐसे कार्य को, किसी ऐसी घटना को बताने के लिए किया जाता है जो अभी तक नहीं हुई है एंड विल अकर्ड आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, और वह घटना सम टाइम इन फ्यूचर भविष्य में कुछ समय के बाद घटित होगी। क्लियर है? वापस से एक बार सुने, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका प्रयोग उन कार्यों को बतलाने के लिए किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, वक्ता द्वारा कहे गए समय तक या वक्ता द्वारा लिखे जाने वाले समय तक नहीं होते हैं, बल्कि ये कार्य वक्ता द्वारा कहे गए समय के कुछ समय बाद या फिर वक्ता द्वारा जब कुछ लिखा जाता है तो उसके लिखने वाले समय के कुछ समय बाद घटित हो जाते हैं। वे सारे के सारे सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बिलोंग करते हैं, या अपन यूं कहें कि उस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी घटनाएं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को दर्शाती हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से दर्शाती हैं, वो टाइम कैसा होगा, वो घटनाएं कैसी होंगी। तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अपने पास सेंटेंस है अब मैं घर जाऊंगा। नाउ आई एम टीचिंग यू, मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं और मैं अब आपसे कहूं कि अब मैं घर जाऊंगा। प्रेजेंटली मैं आपके सामने खड़ा हूं, जब मैंने ये सेंटेंस बोला है उस समय मैं घर थोड़ी गया हूं। अब मैं जाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ, लगभग 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद जो आने वाला टाइम होगा उस टाइम में मैं घर जाऊंगा। तो मेरे द्वारा जो घर जाने का एक्शन है वो कब होगा, वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैंने ये सेंटेंस बोला है उस समय के बाद होगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा है माताजी खाना बनाएंगे या माताजी खाना खाएंगे। तो अभी माताजी खाना थोड़ी खा रही हैं, नहीं खा रही है ना, माताजी खाना खाएंगे। हो सकता है 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद माताजी खाना खाएं। इसी प्रकार तीसरा है आज हमारे घर मेहमान आएंगे। अभी अपने घर मेहमान थोड़ी हैं, अभी तो अपन फैमिली मेंबर्स ही हैं अपने घर में, लेकिन मेहमान आएंगे। कब आएंगे? मे बी पॉसिबल आज आ जाएं, मे बी पॉसिबल कल आ जाएं, मे बी पॉसिबल दिवाली पर आए, आफ्टर दिवाली आए। ठीक है, अभी तो अपन फैमिली मेंबर्स ही हैं अपने घर में, मेहमान आएंगे तो आने वाले समय में ही तो आएंगे। आज आ जाएं, 2 घंटे बाद आ जाएं, या कल आ जाएं, या 2 दिन के बाद आ जाएं। उसी प्रकार लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे। अभी मैदान की कंडीशन क्या है, मैदान खाली पड़ा है, मैदान में कोई भी नहीं है। कुछ समय के बाद लड़के आएंगे और उसमें हॉकी खेलना प्रारंभ कर देंगे। तो लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे। ये जो हॉकी खेलने का काम है ये कब होगा, ये आने वाले समय में पूरा होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को अपन कह सकते हैं, ये जितने भी एक्शन है, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं कौन से टेंस को बिलोंग कर रही हैं, ये सभी क्रियाएं फ्यूचर टेंस को बिलोंग कर रही हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? अब अपन बात करते हैं फ्यूचर टेंस को समझने की कि फ्यूचर टेंस को किस प्रकार समझा जाता है। तो नॉर्मली अपन कहते हैं कि फ्यूचर टेंस जो होता है वो उन एक्शंस को शो करता है जो वक्ता के कहे गए समय के बाद पूरे होंगे।
उन एक्शंस को ऐसा सोचा जाता है कि जब उनके बारे में कहा गया है तो वह एक्शन कहे गए समय के बाद पूरे होने की संभावनाएं रखते हैं। तो इसको अपन एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो देखिए स्टोरी को अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहली लाइन जो है वो अपन को ये समझनी है, हु इज शी, वह कौन है, एक कैरेक्टर है, अपन को ये जानना है कि वह कौन है। व्हाट विल शी डू, वह क्या करेगी, अर्थात वह कैरेक्टर जो है वह कैरेक्टर क्या करेगा, अभी उसने कुछ किया नहीं है, क्या करेगा, आने वाले टाइम में उसके द्वारा क्या एक्शन होंगे। अगला है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और क्या घटित होने वाला है, घटना घटी नहीं है अभी, घटना क्या घटने वाली है। तो इस छोटी सी स्टोरी को पढ़ते हैं अपन। देखिए, ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन, केटे विल बी 1 ईयर ओल्ड, केटे 1 वर्ष की हो जाएगी। अभी उसके 1 वर्ष पूरा होने में टाइम घट रहा है। वो 1 वर्ष की कब होगी, शनिवार को होगी, मतलब 1 वर्ष पूरा होने का जो काम है वो सैटरडे को होगा, अभी हुआ नहीं है। केटेज पेरेंट्स आर गोइंग टू हैव अ बर्थडे पार्टी, और इस मौके पर जब केटे 1 वर्ष की होगी, कब, शनिवार को, इस मौके पर केटे के जो माता पिताएं हैं वो माता पिता आर गोइंग टू हैव अ पार्टी, उसके जन्मदिन पर एक पार्टी का आयोजन करेंगे। पार्टी आयोजित नहीं हुई है, करेंगे, सोचा है ऐसा। द पार्टी इज गोइंग टू बीइंग एट नून ऑन सैटरडे, जो पार्टी है वह सैटरडे, शनिवार को दोपहर में होगी। पार्टी अभी हुई नहीं है, पार्टी का टाइम फिक्स किया है अपन ने, पार्टी कब होगी, सैटरडे नून, शनिवार को दोपहर में होगी। मैनी पीपल विल बी एट द पार्टी, पार्टी में अनेक लोग होंगे। अभी तो केवल केटे और केटे की फैमिली ही है उनके घर पर, लेकिन जब पार्टी का आयोजन होगा तो पार्टी में अनेक लोग होंगे, उनके रिलेटिव, उनके फ्रेंड्स जो भी हैं वो सारे के सारे आएंगे। ठीक, इसके आगे है केटे विल हैव सो मच फन, केटे बहुत ज़्यादा आनंद लेगी, केटे बहुत ज़्यादा मज़ा करेगी, मस्ती करेगी, अभी नहीं की है, करेगी। केटीज डैड इज गोइंग टू कुक हैमबर्गर, केटे के पिता इज गोइंग टू कुक हैमबर्गर, हैमबर्गर पकाएंगे, अर्थात हैमबर्गर बनाएंगे। क्लियर है, हैमबर्गर, हैमबर्गर क्या होता है, हैमबर्गर का मतलब होता है एक चपटी सी रोटी जिसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ सब्जियां या फिर मीट के टुकड़े फंसा करके डाल दिए जाते हैं। एक ऐसी मोटी चपटी सी डबल रोटी होती है जिसे अपन बोलते हैं हैमबर्गर। तो केटे के बर्थडे पर केटे के जो फादर हैं वो क्या करेंगे, हैमबर्गर बनाएंगे। केटेज ग्रैंड मदर इज गोइंग टू ब्रिंग आइसक्रीम, केटे की दादी माँ जो हैं वह आइसक्रीम लेकर आएंगी। ठीक, आगे है केटीज आंट इज गोइंग टू बेक अ केक, केटे की चाची एक अच्छा सा केक बनाएंगी। इट विल बी अ चॉकलेट केक, और वह केक कैसा होगा, चॉकलेट केक होगा, अर्थात उसको जब खाया जाएगा तो कैसा टेस्ट आएगा, चॉकलेटी टेस्ट आएगा, अर्थात वह केक चॉकलेट फ्लेवर का केक होगा। केटे विल लव हर केक, केटे को उसका केक बहुत पसंद आएगा, क्योंकि केटे के बर्थडे पर ही बनेगा तो उसको वह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ऑल ऑफ केटेज रिलेटिव्स विल ब्रिंग प्रेजेंट्स, केटे के जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी संबंधी हैं, वो सब के सब उसके लिए उपहार लेकर आएंगे। केटे इज गोइंग टू ओपन हर प्रेजेंट्स आफ्टर लंच, केटे लंच करने के बाद, क्योंकि पार्टी दोपहर में होगी तो दोपहर का जो खाना होता है वो नॉर्मली क्या कहलाता है, लंच। तो केटे लंच करने के बाद उन उपहारों को खोलेगी। ठीक, उसी प्रकार आगे है देन, तब एवरीवन विल ईट केक, हर व्यक्ति केक खाएगा, एंड आइसक्रीम, और साथ में क्या खाएगा, आइसक्रीम भी खाएगा। केटे इज गोइंग टू हैव अ गुड फर्स्ट बर्थडे, केटे इस प्रकार अपना पहला जन्मदिन बहुत अच्छा मनाएगी। ये है केटे की स्टोरी। ठीक है, तो इस स्टोरी को जब अपन ने रीड किया, इस स्टोरी को जब अपन ने सुना, तो कहीं ना कहीं अपन को एक चीज़ सुनने में आई जिस पे अपन ने अगर विचार किया हो। वो चीज़ ये है कि हर सेंटेंस के लास्ट में जो आया है वो आएगा, क्या आया है, जाएगी, खाएगी, लेकर आएंगे, पिएंगे, बनाएगी, मज़ा करेगी।
हर सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, गा गे गी, इन तीनों में से कोई एक वर्ड आया है। आया है या नहीं आया है? जैसे नॉर्मली अपन देखें, कैटेज पेरेंट्स आर गोइंग टू हैव ए बर्थडे पार्टी, कैटे के माता पिता एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करेंगे, तो करेंगे। उसी प्रकार कैटेज रिलेटिव विल ब्रिंग पेरेंट प्रेजेंट्स, कैटे के रिश्तेदार उपहार लेकर आएंगे, तो फिर आएंगे। ठीक है, ईट आइसक्रीम एंड केक, केक और आइसक्रीम खाएंगे। तो हर सेंटेंस के लास्ट में क्या आया, हर सेंटेंस के लास्ट में आया गा गे गी। ये गागेगी क्या है, ये गागेगी ही अपने लिए फ्यूचर है। क्या है, गागेगी का मतलब ही है सिंपल फ्यूचर। क्लियर है? अब सिंपल फ्यूचर है तो वो किस प्रकार है उसको और भी अच्छी तरह से अपन क्लियर करते हैं कि सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस को आइडेंटिफाई किस प्रकार करेंगे। स्टोरी तो सुन ली, लेकिन मेन मोटिव क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई द सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस। तो उसके लिए एक चीज आती है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया सूचक शब्द के साथ गा गे गी जुड़ा हुआ होता है। क्रिया सूचक मतलब जो वर्ब वाला वर्ड होता है, जिसे अपन बोलते हैं एक्शन, उस वर्ड के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है, गा गे और गी। इन तीनों में से कोई एक वर्ड जुड़ा हुआ होता है। किस प्रकार जुड़ा हुआ होता है, सभी रिश्तेदार आइसक्रीम और केक खाएंगे। वर्ब क्या है, खाना, इसमें क्या जोड़ दिया, गे, तो वर्ड क्या बन गया, खाएंगे। कैटे बहुत ज्यादा मजा करेगी, वर्ड क्या था, मजा करना, एक्शन है यही, मजा करना, आनंद लेना, इसमें अपन ने क्या जोड़ दिया, गी, कैटे बहुत ज़्यादा मजा करेगी। तो हिंदी की आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्या है, अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में क्रिया वाले शब्द के साथ गा गे गी इनमें से कोई एक वर्ड जुड़ा हुआ होता है तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस को रिलेट कर जाता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं कि किस प्रकार करता है, मैं वहां जाऊंगा। ठीक, मेरे द्वारा एक्शन क्या होगा, जाने का, काम क्या होगा, जाने का, जाना हो गई इस सेंटेंस की वर्ब, क्रिया हो गई, क्रिया के साथ क्या जुड़ा होगा, गा गे गी, क्रिया के साथ क्या जोड़ दिया अपन ने, गा। उसी प्रकार वह इसे पढ़ेगा, तो वह काम क्या करेगा, पढ़ने का, एक्शन क्या है, पढ़ना, ये कंप्लीट एक्शन है, इसमें क्या जोड़ दिया अपन ने, वापस गा। ठीक है, अब मैं सोऊंगा, तो मैं क्या काम करूंगा, सोने का, स्लीप, सोने का काम करूंगा, ये फिर एक्शन है सोना, और फिर इसमें अपन ने जोड़ दिया गा। उसी प्रकार दीपक खाना खाएगा, दीपक के द्वारा क्या एक्शन होगा, दीपक के द्वारा खाने का, ईट, खाना, इसका एक्शन होगा तो खाना, ये ठीक, इसमें क्या जोड़ दिया अपन ने, वापस गा। ठीक, तो ये चीज अपनी सही हो गई कि क्रिया वाले शब्द के साथ क्या होता है, गा गे गी जुड़ा हुआ होता है तो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेट हो जाता है। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेट हुआ तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाए। सबसे मेन चीज तो यही है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन किस प्रकार किया जाए। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए अपने पास दो चीजें हैं कि जब कोई भी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए शैल की और विल की आवश्यकता पड़ती है कि जब अपन फ्यूचर इंडेफिनिट के किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेशन करने के लिए शैल या विल इन दोनों में से किसी एक चीज का यूज किया जाता है और दोनों के ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस जो होते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए शैल विल प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। अब जब इसका प्रयोग करेंगे तो फिर बात आती है कि शैल का यूज कहाँ करें और विल का यूज कहाँ करें। वर्ब फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि शैल के साथ भी वर्ब फर्स्ट और विल के साथ भी वर्ब फर्स्ट। तो बात शैल विल पर आकर अटक जाती है कि शैल को कहाँ लगाएं और विल को कहाँ लगाएं। तो शैल और विल के लिए अपने पास फिर वापस एक चीज है कि देखिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो आई एंड वी तो अपन किसका यूज करेंगे, शैल का। शैल कब लगाना है, ओनली विथ प्रोनाउन आई एंड वी।
जब वाक्य में सब्जेक्टिव पोजीशन पर प्रोनाउन के रूप में आई हो या फिर क्या हो, वी, तो अपन किसका यूज करेंगे, शैल का। ठीक, और विल का यूज कब करना है, तो विल के लिए है कि अगर सब्जेक्ट ही हो, शी हो, दे हो, इट हो, एनी अदर नाउन एंड प्रोनाउन, कि ही, शी, इट, दे, इसके अलावा कोई भी संज्ञा या कोई भी सर्वनाम आ जाता है तो उसके साथ अपन क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ये भी क्लियर हो गया, सिंपल ही है ना, कि शैल ओनली विद आई एंड वी, एंड विल ही, शी, दे, इट एंड एनी अदर नाउन एंड प्रोनाउन। क्लियर हो गई ये वाली बात। जब ये वाली बात क्लियर हो गई तो अब अपन ट्रांसलेशन सीख लेते हैं कि ट्रांसलेट किस प्रकार से करना है। और जब ट्रांसलेट करते हैं तो नॉर्मली वही चीज़ें आ जाती हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अपन अब ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं कि ट्रांसलेशन किस प्रकार सीखा जाता है। तो देखिए, यदि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस सिंपल हो, साधारण अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन को सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद शैल विल का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और ऑब्जेक्ट लिख देना है। क्लियर है, ये चीज अपन ने अभी अभी सीख ही ली है कि वाक्य को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, लास्ट वर्ड गा, गे, गी, इनमें से कोई एक होगा। क्लियर है, शैल विल का यूज भी अपन ने सीख लिया कि शैल कब लगाना है और विल कब लगाना है। तो देखिए, आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ क्या यूज होता है, विल। क्लियर है, तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, हम, हमको वी के साथ क्या यूज होता है भैया, शैल, तो ये हुआ शैल। क्लियर है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, क्या काम करेंगे हम, पढ़ने का, पढ़ने को क्या कहते हैं, स्टडी। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वी शैल स्टडी, हम पढ़ेंगे, सिंपल है। सेकंड इज मैं दिल्ली जाऊंगी। अब दिल्ली जा रही है तो जा भैया, हमसे क्या कह रही है, मैं दिल्ली जाऊंगी। तो देखिए, मैं सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, तो ये हुआ आई। क्लियर, आई के साथ क्या यूज होगा, शैल, तो ये शैल। क्लियर, काम क्या करेगी वो, जाने का, जाने को कहते हैं गो, क्योंकि वर्ब फर्स्ट लिखनी है तो गो वर्ब फर्स्ट है। क्लियर, इसके बाद क्या बचा, दिल्ली, तो ये हो गया टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली। नॉर्मल है बहुत। अगला है मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं तुम्हें देख लूंगा, कौन करेगा देखने का काम, मैं, तो मैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। क्लियर, उसके बाद क्या हुआ, आई के साथ शैल। क्लियर, देखने को क्या कहते हैं, सी, और किसको देख लेंगे, तुम्हें, तुम्हें यू, आई शैल सी यू। ठीक, क्लियर है। उसी प्रकार देखें अपन सेंटेंस वह खेलेंगे, वह खेलेंगे, तो काम क्या होगा, खेलने का, और करेगा कौन, वह, तो वह क्या हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट हो गया तो क्या लिखेंगे अपन, ही। ठीक, अब वह खेलेंगे, ही हो गया। अब अगर इसको सिंगुलर मानते हैं तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग अपन यूज कर देते हैं विल, और काम हुआ खेलने का, तो ये हो गया प्ले, ही विल प्ले। और वहाँ है वह खेलेंगे, वह खेलेंगे, अगर इसको अपन प्लूरल मानते हैं तो ये हो जाएगा दे के साथ भी किसका यूज होगा, विल का, और ये वर्ब हो जाएगी प्ले, दे विल प्ले। क्लियर है। उसी प्रकार राधा नाचेगी, नाचने का काम कौन करेगी, राधा, तो ये सब्जेक्ट हुआ राधा। ठीक, राधा क्या होगा, राधा के साथ विल, क्योंकि आई वी के साथ ही शैल लगाना है और सबके साथ विल, तो ये हो गया विल। काम क्या करेगी राधा, नाचने का, नाचने को क्या कहते हैं, डांस, राधा विल डांस। ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब यदि इसी टेंस का वाक्य आ जाए नेगेटिव फॉर्म में, तो नेगेटिव को किस प्रकार बनाएंगे, तो नेगेटिव को बनाते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए अपन बखूबी जानते हैं कि जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव को बनाने के लिए क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। नॉट की पोजीशन कौन सी होती है भैया, थर्ड नंबर की। बहुत बार बता चुका हूँ, नॉट की पोजीशन कौन सी होती है सेंटेंस में, थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर की मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट शैल विल में से कोई एक, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न पे आप वर्ड्स जमाते जाओ, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस इज वह पानी नहीं लाएगा।
ठीक, ये आ गया नहीं, नेगेटिव हो गया। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्यों? क्योंकि लाना वर्ब है तो उसमें जुड़ गया गा। क्लियर है? फ्यूचर इंडेफिनिट में नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह को ही के साथ क्या यूज करोगे आप? विल, तो ये हो गया विल। उसके बाद नॉट लगाना है थर्ड पोजीशन पर, नॉट। अब वर्ब ढूंढो, वर्ब क्या है? लाना, लाने को कहते हैं ब्रिंग, फर्स्ट फॉर्म में ब्रिंग हो गया। क्या नहीं लाएगा? वाटर, पानी। सेंटेंस बना ही विल नॉट ब्रिंग वाटर, वह पानी नहीं लाएगा। उसी प्रकार रीमा पिकनिक नहीं जाएगी। ठीक, वापस नहीं, नेगेटिव, काम क्या हो रहा है? जाने का, जाने में अपन ने जोड़ दिया गी, जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव। क्लियर है? अब कौन नहीं जाएगी? रीमा, तो रीमा हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा अपन ने रीमा, रीमा के साथ विल लगाएंगे क्योंकि आईवी के साथ ही शेल आता है, ये हो गया विल। थर्ड पोजीशन पर नॉट, काम क्या हो रहा है? जाने का, जाने को गो, और कहाँ नहीं जाएगी? पिकनिक, तो टू पिकनिक। रीमा विल नॉट गो टू पिकनिक। क्लियर है? उसी प्रकार देखें, हम अपनी दोस्ती खराब नहीं करेंगे। हमको क्या कहते हैं? वी, आई वी के साथ यूज होता है शेल। ठीक, उसके बाद नॉट, खराब करना या बिगाड़ना, खराब करने को कहते हैं अपन स्पॉइल, खराब करना, बिगाड़ना, नष्ट करना, बेकार करना। अब क्या खराब नहीं करेंगे? अपनी दोस्ती, अपनी दोस्ती को, आवर फ्रेंडशिप। वी शैल नॉट स्पॉइल आवर फ्रेंडशिप। क्लियर है? अगला देखते हैं, मैं पानी नहीं पीऊंगी, तो कौन नहीं पिएगी? मैं को आई के अकॉर्डिंग क्या होगा? शेल, शेल के बाद नॉट। अब पीने को क्या कहते हैं? ड्रिंक। ठीक, ये हो गया ड्रिंक। क्या नहीं पिएगी? पानी, पानी को कहते हैं अपन वाटर। ये कंप्लीट। आई शैल नॉट ड्रिंक वाटर, मैं पानी नहीं पीऊंगी। इस प्रकार से अपन फ्यूचर इंडेफिनिट की नेगेटिव सीरीज को कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? अब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज की। तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो अपन बखूबी जानते हैं इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला वो जिसमें हिंदी का फर्स्ट वर्ड क्या हो, दूसरा वो जिसमें कर्ता के बाद कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आया हो। तो सबसे पहले अपन इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब शैल विल लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य में सब्जेक्ट के बाद कोई क्वेश्चन वर्ड आया होगा तो हेल्पिंग वर्ब से पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिख दिया जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट सेंटेंस देखते, क्या तुम ऑफिस जाओगी? फर्स्ट वर्ड क्या है? क्या। इसका मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, शैल विल में से कोई एक, तो सब्जेक्ट यू है, यू के अकॉर्डिंग यूज किया विल क्योंकि आईवी के साथ सेल आना है। ठीक, सब्जेक्ट हुआ यू, काम हुआ जाने का गो, और कहाँ? ऑफिस, तो टू ऑफिस, और ये क्वेश्चन मार्क, विल यू गो टू ऑफिस। क्लियर? सेकंड, क्या हम झूले में बैठेंगे? फिर सबसे पहला वर्ड आ गया क्या, इसका मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर वापस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हम सब्जेक्ट है, हम क्या है? शैल को साथ में लेकर चलता है, तो ये हो जाएगा शैल। सब्जेक्ट हुआ वी, बैठने को बोलते हैं सिट, और झूले को बोलते हैं स्विंग। शैल वी सिट इन स्विंग्स, क्या हम झूले में बैठेंगे। क्लियर है? अगला है हम कहाँ जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे, इसको समझे। अब देखिए, हम, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन वर्ड आ गया कहाँ। इन दोनों वाक्यों में सबसे पहले था क्या, लेकिन इसमें क्या नहीं है ना, इसमें क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के बाद आया है। जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के बाद आता है तो उसी क्वेश्चन वर्ड से इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। कहाँ को क्या कहते हैं? वेयर, तो ये लगाया अपन ने वेयर। क्लियर है? उसके बाद शैल विल में से एक लगाना है, तो ये अपन ने लगा दिया शैल। क्यों लगा दिया? क्योंकि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? हम, और हमको क्या कहते हैं? वी। तो ये हो गया वेयर शैल बी। अब वर्ब क्या है? जाएंगे, मतलब जाना, तो ये हो गया गो। वेयर शैल वी गो, हम कहाँ जाएंगे, और ये क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अगला है वह, क्या वह रोएगी। क्या, सबसे पहला वर्ड आ गया क्या। क्या का मतलब शैल विल से ही स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है? वह, वह का मतलब शी, तो शी के साथ क्या यूज करेंगे अपन? विल। तो इसको अपन कंप्लीट करें,
विल सब्जेक्ट लिखें, शी अब काम क्या करेगी, रोने का, रोने को क्या कहते हैं अपन, बीप, और ये क्वेश्चन मार्क, विल शी बीप, क्या वह रोएगी। अगला है तुम राधा से कैसे पूछोगी, ठीक, ये सब्जेक्ट हुआ तुम और ये हो गया क्वेश्चन वर्ड कैसे। सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन वर्ड आया तो उसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर दें, कैसे, कैसे को क्या कहते हैं, हाउ, ठीक। उसके बाद शैल विल में से कोई एक ये आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है तुम, यू के अकॉर्डिंग क्या यूज होता है, विल, हाउ विल, सब्जेक्ट क्या हुआ, यू, काम क्या करना है, पूछने का, पूछने को क्या कहते हैं, आस्क, ठीक। अब क्या बचा, किससे, राधा से, तो ये राधा और ये क्वेश्चन वर्क, सेंटेंस बना, हाउ विल यू आस्क राधा, आप राधा से कैसे पूछोगी या तुम राधा से कैसे पूछोगी। क्लियर हुआ, ठीक। इस प्रकार से सिंपल फ्यूचर के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब बात करते हैं अपन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यूज की, कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की इंपॉर्टेंस को जानने के लिए अपन इस पिक्चर को देखते हैं और यहाँ से समझते हैं कि यूजेज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट यूज आता है फॉर एक्शन डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीच, उन कार्यों को बताने के लिए अपन फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं जो कि बोलते समय डिसाइड किए गए हों, कि जब अपन किसी काम के बारे में बोल रहे हैं उसी समय उसका अपन ने डिसीजन ले लिया। उन कार्यों को अपन किस टेंस के माध्यम से शो करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के माध्यम से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए टूथएक, टूथएक का मतलब होता है दांत का दर्द, क्या होता है, दांत का दर्द, कि मेरे दांत में दर्द है, ठीक। आई शैल टेक सम मेडिसिन, मैं कुछ दवाइयाँ लूँगा, दांत में दर्द हो रहा है, उसी समय अपन ने डिसीजन ले लिया कि दर्द को कम करना है तो क्या करना है, कुछ दवाइयाँ लेनी है। तो ये जो है आई शैल टेक सम मेडिसिन, ठीक है, ये क्या है, ये वो एक्शन है जो एट द टाइम ऑफ स्पीच, बोलते समय लिया गया है। तो किसके माध्यम से शो किया अपन ने, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये शैल विल। क्लियर है। सेकंड जो यूज है वो यूज है, ये देखिए, फॉर अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, उन क्रियाओं के लिए जो फ्यूचर में प्लान नहीं की गई हो, अनप्लान्ड होती हैं। अनप्लान्ड का मतलब पूरी होंगी या नहीं होंगी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ऐसे एक्शंस को भी अपन फ्यूचर इंडेफिनिट के माध्यम से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विंटर विल कम सून, विंटर जल्दी ही आएंगी, अर्थात सर्दियाँ जल्दी ही आएंगी। अब अनप्लान्ड है, कैसे, क्योंकि अपन ने प्लान तो किया नहीं। अपन कह सकते हैं कि सर्दियाँ इतनी तारीख से आ जाएंगी, ठीक है, हो सकता है 10 दिन लेट भी हो जाए या 12 दिन लेट हो जाए, तो सर्दियां जल्दी ही आएंगी, ये अनप्लान्ड एक्शन है। क्लियर। अगला है फॉर ऑफरिंग, प्रस्ताव देने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होता है। आस्किंग फॉर अ रिक्वेस्ट, किसी से निवेदन किया है आपने तो फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। प्रॉमिसिंग, ऑर्डरिंग एंड थ्रेटनिंग, वादा करो, धमकी दो या फिर किसी को आप ऑर्डर दो, तो इसमें भी अपन काय का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड, मैं डरता हूं, अर्थात मुझे डर है। वी विल गेट वेट, हम गीले हो जाएंगे, बारिश हो रही है तो वो कह रहा आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, हम गीले हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये जो चीज है ये क्या है, फियर को शो करती है। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल है फॉर अनप्रिवेंटेबल एक्शंस इन फ्यूचर, कि भविष्य काल के अनप्रिवेंटेबल जो एक्शंस होते हैं उनको बताने के लिए, अर्थात अपरिवर्तित क्रियाओं को बताने के लिए, फ्यूचर की अपरिवर्तित जो क्रियाएं होती हैं उनको बताने के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, समर विल कम सून, सर्दियां जल्दी ही आएंगी, निश्चित है सर्दियां आएंगी, गर्मियां आएंगी, ठीक है। सारे जो सीजन है वो आएंगे ही आएंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ऐसा थोड़ी है कि गर्मी आई और गर्मी के बाद सर्दी नहीं आए, भाई साहब डायरेक्टली क्या आ जाए, दोबारा से गर्मी है, बारिश आएगी, बारिश के बाद सर्दियां आएंगी, निश्चित है, अनप्रिवेंटेबल एक्शन है। अगला है विथ कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंसेस अर्थात शर्त वाले वाक्यों में टाइम एंड पर्पज क्लॉज, कि टाइम और पर्पज क्लॉज को दर्शाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का।
कब? कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त वाले वाक्यों में, जो कहीं ना कहीं आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि कोई सेंटेंस व्हेन से या इफ से प्रारंभ होता है तो कंडीशनल की कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसे वाक्यों में टाइम और पर्पज को शो करने के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होता है। देखिए, व्हेन आई अराइव एट होम, जब मैं घर आया, आई विल कॉल यू, मैंने आपको फ़ोन किया। नॉर्मली सेंटेंस का अर्थ निकला व्हेन आई अराइव एट होम, जब मैं घर आऊँगा, आई विल कॉल यू, मैं आपको फ़ोन करूँगा। ये व्हेन से कनेक्ट होगा। क्लियर है? अगला है फॉर थॉट्स, विचारों को बतलाने के लिए, प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणी करने के लिए, अजम्पशंस, श्योरनेस, फियर अबाउट फ्यूचर। ठीक है, इन सारी चीज़ों को दर्शाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस, आई वॉन्ट टेल दिस टू एनीवन, मैं वादा करता हूं, मैं इस बात को किसी को नहीं बतलाऊंगा। ठीक है, तो प्रॉमिस है। ठीक, आगे बात समझ में? तो ये क्या है? आई वॉन्ट, ये विल प्लस नॉट, वॉन्ट, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। इस प्रकार से ये फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट होता है। अगले टेंस को पढ़ने के लिए लगातार मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।